हेलो गाइस। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हम चैप्टर जो हमारे पास है न्यूक्लियाई। देखिए न्यूक्लियाई चैप्टर जो है वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? वैसे चैप्टर में आपके पास कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, बहुत ही लिमिटेड जो है टॉपिक्स आपको रीड करने हैं। लेकिन क्योंकि करने तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं इसमें हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पीओवी से हमारे लिए इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए जब देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आता क्या है वो देखते हैं। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आती है इसके अंदर, और एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है, वो है इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये इस चैप्टर का मेन है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंस है। और देन न्यूमेरिकल्स बाइंडिंग एनर्जी कर्व के, ये इस चैप्टर का मेन है आपके लिए, मेन कोर थीम है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा इसमें कोई भी बकवास नहीं करते, सीधा टू द पॉइंट आते हैं। और टू द पॉइंट का लॉजिक ये है कि आपको सिर्फ वही बताया जो आपके एग्जामिनेशन पीओवी से इंपॉर्टेंट है। चलिए सीधा वीडियोस पे जंप करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले इस चैप्टर्स में बेसिक क्या है उसको देखते हैं। अच्छा, ये बेसिक्स क्या है? ये बेसिक्स है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए अब इस चैप्टर में बेसिक क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए एक एटम के अंदर जो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्योंकि चैप्टर न्यूक्लियर का है तो हम इसमें न्यूक्लियस की बात करेंगे। एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन, वो हमने पहले एटम में कवर कर लिया है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस में हमारे पास होता है आपके पास प्रोटॉन एंड अनदर थिंग इज न्यूट्रॉन। जो भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा होता है क्या, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी जो है अप डाउन हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट प्रोटॉन हमारे फिक्स होते हैं। इसको आमतौर पर रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और जो हमारा एटॉमिक मास होता है, जो हमारा एटॉमिक मास है वो क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारा ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे? देखिए एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब हो गया यहाँ पे आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास जेड। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं चलिए एन से। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है वो सिंपली होता है ए माइनस जेड। क्लियर? याद रखिएगा। देन किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेसिक्स में। सपोज आपके पास कोई एलिमेंट है, एलिमेंट जेड। ठीक है, अगर आपके पास एलिमेंट जेड है तो यहाँ पे आपके पास होगा एलिमेंट का एटॉमिक मास और ये होगा इसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूरेनियम की। ठीक है, यूरेनियम 235 की बात करते हैं जो आमतौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। 235 क्या है इसका एटॉमिक मास एंड 92 क्या है इसका एटॉमिक नंबर। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा भी होगा, एलिमेंट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लियर? ये हमारा बेसिक के लिए मेरे हिसाब से इतना हमारे लिए बहुत है, इतनी इंपॉर्टेंस हमारे बेसिक्स के लिए बहुत है। इससे ज़्यादा आपको नीड नहीं पड़ेगी बेसिक के अंदर। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ी स्लाइड्स में दिक्कत हो रही है। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ी सी स्लाइड्स में दिक्कत हो रही है, मूव नहीं कर रहे। ओके, हाँ। अब हमारे पास क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, साइज ऑफ न्यूक्लियस का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। हमें अब इसमें क्या निकालना है, न्यूक्लियस का साइज निकालना है। ठीक है, इसका हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला है न्यूक्लियस के साइज का। ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या है न्यूक्लियस के साइज का? आपने एटम का साइज देखा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर, हमने निकाला था। ठीक है, कैसे निकाला था? एटॉमिक रेडियाई से, बोर्ड रेडियस हमने पढ़ा था ना। अब हमें एटम का नहीं निकालना, अब हमें निकालना है किसका, न्यूक्लियस का निकालना है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस की डेरिवेशन है आपकी, जो कि डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि डेरिवेशन तो काफी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बड़ी चीज होगी। ये सिंपल आपका फॉर्मूला है। अभी कैसे है वो देखिए। सपोज हाँ, हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर
न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, ठीक है। इन शॉर्ट ये दोनों मिलकर न्यूक्लियस का एटॉमिक मास बनाते हैं, जो रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। हमने इसे स्पेरिकल मान रखा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई 3 पाई आर क्यूब। क्लियर? बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ये। अच्छा, अब हम फर्दर हम आगे ये जानते हैं कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा। जैसे सॉरी, जो हमारा एटॉमिक मास जैसे जैसे इसका बढ़ता जाएगा, इसकी रेडियस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। वो हमारी क्या होती जाएगी, टाइम बाय टाइम इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, इसका साइज भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अच्छा, अब होता क्या है कि जो इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो फिक्स होती है। ये भी आपके लिए काम आएगी आगे कि जो इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, वो फिक्स होती है। तो हम यूजुअली जो हमारा रेडियस होता है वी रिप्रेजेंट बाय आर नोड ए बाय 3। आप इस कंसेप्ट को ऐसे ही याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा हमें इसमें कोई समझदारी करनी नहीं है। और यहाँ आर नोड की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, जो आर नोड की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.2 फर्मी की होती है। फर्मी मतलब हो गया एक यूनिट हो गया, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग है 1.2 10⁻⁻15। क्लियर? बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ही है। आपको इसे ऐसे ही याद करना है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी मत लीजिए, क्योंकि हमारी काम करिए उसके हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। अच्छा, एक और कंसेप्ट मुझे भी सडनली याद आ गया इसी के साथ। एक कंसेप्ट इसका है न्यूक्लियर डेंसिटी का। अब न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा, मास कितना है इसका, फॉर एग्जाम्पल हम यूरेनियम की बात करते हैं, यूरेनियम 235 की बात करते हैं, ठीक है। 235 एक न्यूक्लियन का मास। ओके, अभी एक नया कंसेप्ट आया न्यूक्लियन में, थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको, ठीक है। इट अराउंड 1.67 10⁻27, एंड देन आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। आप जो भी आंसर आए इसका, वॉल्यूम को मतलब 4 बाय जो भी वॉल्यूम 4 अप 3 पाई आर क्यूब। क्यूब के लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर डालेंगे यूरेनियम का, जो भी आपने आंसर पुट किया, ये हमारे इसको निकालना सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। वी हैव अ वेरी फिक्स फॉर्मूला 2.8 10⁻19 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी। ये क्यों, एलिमेंट कोई सा भी हो, एटॉमिक डेंसिटी उसकी हमेशा फिक्स रहेगी, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। आपके लिए क्या याद करना है, आपको एक ये फॉर्मूला याद करना है इसके अंदर, और एक ये न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में इसके क्या है, वो है हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, लाइक आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक है। हम इनको देखते हैं। मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल से टॉपिक्स है। कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े तो नहीं, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन इस पे आते हैं। चलिए देखते जरा, एक मिनट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आइसोटॉप से, ठीक है। हमारे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स हमारे होते हैं ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। जैसे अब मैं बात करता हूँ आइसोटॉप्स में। सबसे पहले पहला कंसेप्ट इसका सेम एटॉमिक नंबर, दो एलिमेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर। इनमें मास नंबर का क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस होता है। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंस होते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपके पास, एंड 2H1, प्रोटियम एंड ड्यूटियम, हाइड्रोजन के दो आइसोटॉप्स, ठीक है। यहां देख सकते हैं दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 एंड 1। क्लियर? क्लियर? इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर, आते हैं अपने आइसो, एक मिनट, लेट्स सी, आइसो बार्स के अंदर ऊपर। अब जो हमारे आइसो बार्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आइसो बार ऐसी स्पीसीज जिनका मास नंबर तो सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अच्छा, ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे आइसोटॉप्स जाते हैं, मतलब सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं हम आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर है
सॉरी मास नंबर है 14 और एटॉमिक नंबर है 18। एंड देन वी हैव पोटेशियम जिसके एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है 14 और एटॉमिक नंबर है 19। अब देख सकते हो दोनों का एटॉमिक मास क्या है, लगभग सेम है। ये हमारे होते हैं आइसोबार्स। क्लियर। हमने एक बार एटॉमिक नंबर की बात कर ली। एटॉमिक नंबर का मतलब हमने एक तरह से यहाँ पे किसकी बात कर ली, प्रोटॉन्स की बात कर ली। हमने एक बार कर ली मास नंबर की बात, यानी हमने बात कर ली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की भी एक बार बात कर ली। अब हम चलते हैं तीसरे वाले पे जो हमारा क्या है, आइसोटोन्स। हमारे जो आइसोटोन्स होते हैं वो, अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की, मतलब ऐसे दो स्पीसीज, ऐसे दो एलिमेंट्स जिनके क्या, हमारे न्यूट्रॉन सेम होते हैं, हैविंग सेम न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इसका एग्जांपल कौन सा, बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका। हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या पे ध्यान देना, किस चीज पे नहीं। जैसे हाइड्रोजन, ट्रिटियम और हीलियम। अब इधर देखिए ध्यान से, अगर मैं एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर लो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है 3, ये कितना है 1, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, यहाँ पे भी कितना आ गया 2। तो दोनों ही केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2 और 2। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल आइसोटोन का। क्लियर है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, ये काफी सिंपल सा पार्ट था ये। ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, क्योंकि हमें बहुत जल्दी से वीडियोस कवर करनी है। हमारा बेसिक काम क्या है, हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मास डिफेक्ट के ऊपर। अच्छा, मास डिफेक्ट क्या होता है वो समझते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि जब कोई एलिमेंट, यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात करें, फिर से बता दूं, पहले रिपीट कर दूं, हम बात करें न्यूक्लियस की, पूरे एटम की बात नहीं कर रहे। ठीक है। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो न्यूक्लियस का मास है, मतलब एटम, एटम में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो चीजें, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा न्यूक्लियस का मास होता है, प्रोटॉन के मास को हमने मान लिया सपोज कितना है mp, एक सिंगल प्रोटॉन के मास को, और एक सिंगल को मान लिया mn। हमने ये देखने में आया कि जो न्यूक्लियस में जो ये आपके सेपरेट्स होते हैं एलिमेंट्स, जैसे सेपरेट ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। सपोज सपोज मैं कंडीशन लेता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है। अब जब मैं प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ता हूं तो मैं पाता हूं कि जो इनका सेपरेट मास है, ठीक है, वो एक्चुअल टोटल मास से, सपोज इस एलिमेंट का टोटल मास में लिख दिया कैपिटल M, टोटल मास से ज्यादा है। अब हुआ क्या, आप इसको जो एक एग्जांपल से समझिए। सपोज प्रोटॉन का मास मैंने लिया सपोज 2 ग्राम और न्यूट्रॉन का लिया सपोज 3 ग्राम, तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 5 ग्राम आना चाहिए। और ये जो न्यूक्लियस है इसमें तो बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है, तो इसका ही वजन कितना होना चाहिए 5 ग्राम। बट ऐसा होता नहीं है, हमें इसका वजन मिलता है थोड़ा कम, सपोज कितना 4.5 ग्राम मिलता है। तो हमें समझ में आता है हमें कि नहीं, इसका वजन क्या है, कम है। तो ये जो कितने का डिफरेंस आया, ये डिफरेंस कितने का है मेरा भैया, डिफरेंस आया मेरा 0.5 ग्राम का। इसी को मैं बोलता हूँ क्या, मास डिफेक्ट। ठीक है। अब ये जो मास डिफेक्ट है, इसको एक्सप्लेन करने के बहुत से तरीके हैं। कभी ये भी बोला जाता है कि यही जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका एनर्जी में। कहाँ से, मास एनर्जी इक्विवेलेंस में। आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है ना, E इज इक्वल टू mc²। तो वहां से मास किस में चेंज हो रहा है, एनर्जी में चेंज हो रहा है। अब चलिए इसका फॉर्मुला देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मुला है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुला है नहीं जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। डेल्टा एम मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका मास ज्यादा है सेपरेट का। तो सपोज एक एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक एलिमेंट है जिसका Z है एटॉमिक नंबर और A है मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है, Z के, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल है, A माइनस Z के। तो हमें क्या करना है, पहले हमें सारे प्रोटॉन चाहिए, तो Z प्रोटॉन हो गए। फिर हमें क्या चाहिए, सारे न्यूट्रॉन चाहिए, A माइनस Z हमारे न्यूट्रॉन हो गए। और इनका वजन को हम माइनस कर देंगे इसके एक्चुअल वजन से। ये हमारा बच्चे आ गया क्या, मास डिफेक्ट। क्लियर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, ये भी कुछ मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। अभी जो आपने मास डिफेक्ट निकाला था, सपोज ये आपका न्यूक्लियस
ये जो मेरा मास डिफेक्ट था, ये मास में एक्चुअली कहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, मैंने अभी बताया था आपको, एनर्जी में। अब जब सोच के देखिए, यही तो वो एनर्जी है जिसने न्यूक्लियस को बांधा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए मेरे पास 10 प्रोटॉन है। अब हर प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव प्रोटॉन दूसरे पॉजिटिव प्रोटॉन के पास तो नहीं जाएगा, क्यों, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। अब इसको आपस में टाइड करने के लिए आपको फोर्स चाहिए, आपको एक एनर्जी चाहिए। ये वही एनर्जी है जो मास से कन्वर्ट हुई थी, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ये भी होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स को जो तोड़ने के लिए जरूरी होती है। फिर से समझ लीजिए, ये न्यूक्लियस है, इसमें सपोज 10 प्रोटॉन है आपके पास। छोटे प्रोटॉन कितने हैं, 10 प्रोटॉन। सब में चार्ज कितना आपका, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनको टाइटली बांधने के लिए हमें यहां से किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। और यही एनर्जी हमारी कौन सी है, बाइंडिंग एनर्जी। जो आती कहां से है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का, मास को कन्वर्ट कर रहे हैं, एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम मास डिफेक्ट आपने प्रीवियस वाले स्लाइड में देखा था, उसको वापस जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये जो हमारी, अब इससे क्या होता है, कभी कभी से आपके पास एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम न्यूमेरिकल्स जब वीडियो के एंड में फिर एक नई स्लाइड बनाएंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, वहां देखेंगे हम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये भी किसी टॉपिक है। सबसे पहले इसमें क्या देखना है, हमें इसमें देखना है ग्राफ। वैसे मैं बताता हूँ न्यूक्लियन क्या होता है। देखिए बच्चे, न्यूक्लियन क्या होता है, अब इसको लेके काफी सारे डाउट्स हैं। आप अगर डिफरेंट डिफरेंट इंडियन सोर्स पे जाएंगे तो अलग अलग बातें लिखी गई है। हमारे लिए क्या जरूरी है यहाँ पे समझना, हमारे लिए समझना चाहिए कि न्यूक्लियन का मतलब होता है कि आपके या तो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन, कुछ भी हो, आप उसे न्यूक्लियन में काउंट करेंगे। कई बुकों के अंदर मैंने देखा कि ऐसा लिखा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नहीं, इसके पेयर की बात नहीं की जाती है, आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे अब मैं एटॉमिक मास की बात करता हूँ। ठीक है, किसी चीज का एटॉमिक मास सपोज रखा है आपको 36, तो हो सकता है, सपोज हो सकता है कि इसके अंदर 18 प्रोटॉन हो और 18 न्यूट्रॉन हो। तो हमने सभी को काउंट किया और इसी एटॉमिक मास को हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या वो कितनी है, 36 है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी आपकी बाइंडिंग एनर्जी आई है उसको आप एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दें, ये होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक ग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इस ग्राफ में क्या है, एक तरफ आपके पास बाइंडिंग एनर्जी है और एक तरफ आपके पास क्या है, मास नंबर है। अब इधर समझिए, आपके पास हाइड्रोजन, ये क्लियर नहीं है, ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है, ये आपके पास हीलियम है। अब आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको एक, आप प्रोटियम पढ़ लीजिएगा, एक हीलियम, देन ये जहां जहां ये ग्राफ आपका जो नीचे मूव कर रहा है वो देखिएगा, देन आयरन। अच्छा, आयरन जो है हमारा सबसे स्टेबल एक एलिमेंट है इसके अंदर। रीजन क्या है, इसकी स्टेबिलिटी आगे कम क्यों होती है, बड़ा सिंपल सा रीजन है। देखिए, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जाएगी और आपको पता है इसमें अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। अब अनस्टेबिलिटी बढ़ती क्यों है, प्रोटॉन्स की संख्या लास्ट में बढ़ रही होती है और जितने प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन भी उतना ही बढ़ता जाता है। तो आप जितना आप पीरियोडिक टेबल में मास नंबर बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मास नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। प्रोटॉन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हमारे लिए रिपल्शन होगा। और अगर रिपल्शन होगा तो क्या होगा, एटम क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो अनस्टेबिलिटी है इससे एटम आपका क्या हो जाएगा, जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी डिसइंटीग्रेशन के कारण ही जो है आपके जो आगे के एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, कि वो अनस्टेबल। मैं फिर से बोलूंगा, इस ग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा, कभी कभी इस ग्राफ में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो मस्ट रीड वाला एग्जाम्पल है इसके लिए। क्लियर, आज के लिए इतनी वीडियो बहुत है। नेक्स्ट क्लास के अंदर, सॉरी ये वीडियो दूसरी आ गई, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसकी थ्योरीज और कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।